हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मिश्रा और आज क्रैक एकेडमी के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर की नॉलेज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का आज इस माध्यम से आपको उपलब्ध कराने वाला हूं कि इस बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास सिलेबस क्या-क्या होते हैं, हमें पढ़ना क्या होता है। क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर को हम लोग एक हवा की तरह समझते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिसके लिए निकल पड़ते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है। किसी ने कहा था कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे वहाँ रास्ता हो जाएगा। तो आप भी अगर एक बार साथ जुड़ते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कंप्यूटर उतना कठिन विषय नहीं है, केवल हमें समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस। तो मैं आपको पहला आज इसका जो परिचित कराता हूँ इस कंप्यूटर के सिलेबस से कि कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंप्यूटर में सबसे आवश्यक जो चीजें होती हैं वो इसका सिलेबस होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल को हिंदी में आधार भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है और दूसरी भाषा में इसको हम बेस भी कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिस प्रकार किसी घर की नींव जितनी अच्छी बनाई जाती है उतनी ही अच्छी ऊपर बनने वाली बिल्डिंगें होती हैं। हम अगर नींव को कमजोर कर दें और ऊपर फिर सोचें कि 3 मंजिला 4 मंजिला का मकान बनवा दें, तो वो फिर नीचे से तो खोखला होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पढ़ने से पहले कंप्यूटर पढ़ना है, हमें जो चीज़ पढ़नी है उसके बारे में बेसिक जानकारी तो हमें अच्छे से होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक कोई बाइक ही चला रहे हैं या कार वगैरह चला रहे हैं, अब ये तो पता है कि कार चलानी तो सबको आती है, लेकिन अगर रास्ते में कहीं टायर वगैरह पंचर हो गया या कोई भी नॉर्मल सी जो प्रॉब्लम आने वाली हो कभी भी आ सकती है, तो अगर आप वो भी नहीं ठीक कर पाए तो ये समस्या है। और वही समस्या को दूर करने के लिए हमें फंडामेंटल की जानकारी लेनी आवश्यक होती है। तो फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज आती है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। अभी बात हो रही थी कि हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं कम से कम उससे परिचित होना जरूरी है। कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट लगे होते हैं, कितने बटन होते हैं और वो सारे बटन का कार्य क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ने के लिए हमें फंडामेंटल एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। फंडामेंटल के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में रैम रोम क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कब बनाया गया, इसका इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि पहले के कंप्यूटर दोस्तों यकीन करिए इतने बड़े होते थे कि लगभग एक एक कमरे में एक एक कंप्यूटर ही होता था। तो इसमें और आज का समय कैसा है कि लोग जेब में कंप्यूटर लेके चल रहे हैं, जस्ट लाइक फोन। हम जो फोन जेब में लेके चलते हैं वो क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही तो है। और उसी कंप्यूटर वही कंप्यूटर था कि जिस पर इंसान खड़ा होकर के कार्य करता था। पहले के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि कोई व्यक्ति उस कंप्यूटर पर खड़ा होकर काम करता था। और आज का युग ऐसा आ गया है कि व्यक्ति कंप्यूटर को ही अपने ऊपर रख ले रहा है लैपटॉप के रूप में और फिर उस पर काम करता है। तो यहाँ से उस पीढ़ी से यहाँ तक आने में कुछ सालों का समय लगा है। तो इसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं, जो कि फंडामेंटल के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी को हम यूज समझें कि अगर कोई एक बहुत बहुत हैंडसम है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी हाइट 7 फीट की है, बहुत गोरे हैं, स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दिमाग नहीं है, मेमोरी, अगर आपके अंदर मेमोरी नहीं है तो फिर आपकी गणना कहाँ होने वाली है, पागलों में होने वाली है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर अगर हम बहुत बड़ा ले लिए, मैकबुक ले लिए बन गया, डेल ले लिए, एचपी ले लिए, किसी भी ब्रांड का कंप्यूटर ले लिए, लेकिन अगर उसके अंदर मेमोरी नहीं है, मतलब डाटा को स्टोर करने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए कंप्यूटर में मेमोरी बनाई गई। तो इसी फंडामेंटल के अंदर में हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी को।
दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को जो है वो दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को प्राथमिक भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारे गांव में एक विद्यालय बनाया जाता है, प्राथमिक विद्यालय, और बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा होगा, आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो आप डायरेक्ट तो उनको 6-7 में तो एडमिशन करा नहीं देते होंगे। तो प्राइमरी विद्यालय बनाने का क्या था, सरकार का यही था कि बच्चे जाएं। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में आप देखे भी होंगे तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, हालांकि हम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं उसमें, लेकिन वहां पे देखेंगे बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग जोर जोर से बोल के पढ़िए, उनको रटाया जाता है। और बच्चों का क्या होता है, गले का विकास या कुछ भी, तो वो वहां पे बहुत बेहतर ढंग से होता है। अगर आपके सामने एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो और अगर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हो, तो आप दोनों में अंतर बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल का है और ये सीबीएसई बोर्ड का है। तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, और ये मेमोरी हमारे कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। और इसी मेमोरी को बांटा गया दो भाग में, जिसको कहते हैं रैम और दूसरे को कहते हैं रोम। रैम, हम जब भी कोई फोन वगैरह आजकल खरीदते हैं ना, तो हम लोग 332, 464, 6128 के रूप में खरीदते हैं। यही 332, 464 और 6128 दोस्तों, यही जो मेमोरी होती है हमारे पास, तो उसमें से जो हम 4 GB लेते हैं वो हमारा रैम होता है, और जो 64 GB होता है वो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी ना हो तो वो क्या करता है, स्क्रीन ही नहीं आता है, केवल नो सिग्नल लिख के हमारा कंप्यूटर सामने पड़ा रहता है। प्राइमरी मेमोरी, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप अगर फोन में कोई भी गेम खेलते हैं, फोन में अगर व्हाट्सएप का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, तो वो जो आपका एप्लीकेशन होता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही खुलता है। प्राइमरी मेमोरी किसी भी कार्य को करने का एक साधन होता है। अगर प्राइमरी मेमोरी हमारे सिस्टम में ना हो तो हम उसमें कार्य कर ही नहीं सकते, मतलब सिस्टम में नहीं आना होगा तो हम कार्य कहाँ से करेंगे। और जब कार्य ही नहीं करेंगे तो उसको फिर हम स्टोर भी नहीं कर सकते, जो कि हम कंप्यूटर की ये सेकेंडरी मेमोरी में, इसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। इसको स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। स्टोरेज का मतलब भंडारण करना। इसके पहले हम लोग आ जाते हैं रोम में। रैम तो हो गया, रोम में आते हैं। दोस्तों रैम कुछ क्वालिटी होती है जो भी रह गई है। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है, ये अस्थायी होती है। रैम की जो क्वालिटी होती है वो अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने के दौरान अगर पावर ऑफ हो जाता है, तो ये क्या करता है कि पावर ऑफ के केस में हमारा डाटा पूरा लॉस हो जाता है। अब चाहे भले ही 100 लाइन लिखे हुए हैं, 100 पेज लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने गलती इतनी की है कि आप सेव नहीं किए हैं, अगर सेव नहीं किए हैं तो पूरा डाटा आप खो देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को भूलने वाली मेमोरी भी कहा जाता है। इसीलिए ये कमांड दी जाती है कि जब हम कंप्यूटर में अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते बीच में हमें उसको सेव करना आवश्यक होता है, जो कि Ctrl+S के कमांड देके हम उसको सेव करते हैं। अगर इसको हम सबसे आसान सी भाषा में समझना चाहें तो आप लोग इस एग्जाम्पल से जुड़ सकते हैं बहुत अच्छे से, कि सपोज करिए कि आप अगर किसी शादी वगैरह में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप पहले क्या देखते हैं, खाना तो आपके सामने लगा रहता है, लेकिन आप देखते क्या हैं, आप सीधे से क्या करते हैं, यहाँ से इस बर्तन से उठा के दाल तो हाथ से पीते नहीं है, वहां से पूड़ी तो खाते नहीं है, वहां से सब्जी तो खाते नहीं है। क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक थाली उठाते हैं,
और उसी थाली में क्या करते हैं, वो थाली एक साधन होता है तो रैम की तरह, उसमें हम फिर जो जो आइटम हमें खाने होते हैं हम एक एक करके उसको उसमें स्टोर करते रखते जाते हैं। अभी स्टोर नहीं किए, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें रख रहे हैं, मतलब अभी कार्य कर रहे हैं। अब आप जैसे ही लेके निकले और कोई व्यक्ति अचानक आपसे टकरा गया, अब क्या होगा, वो सारा खाना नीचे, आप खाए भी नहीं है, मेहनत तो किए खाने को लाने में लेकिन खा नहीं पाए, फिर से जाएंगे वही काम करेंगे, प्लेट उठाएंगे फिर से खाना। लेकिन इसको दूसरे में आके समझिए, तो अगर आपने थाली ली, 10 आइटम रखें, अगर उसमें से 7-8 आइटम आपने खा चुके हैं, बचे हैं 2-3, अगर 2-3 के समय वो व्यक्ति आपसे टकरा गया तो क्या करेंगे, फिर से थाली लेकर तो स्टार्टिंग तो करेंगे नहीं 1 नंबर से, जो आइटम आपसे रह गया है वही ना उठाएंगे। बस सेम चीज हमारा होता है इसके साथ में, रैम के साथ में। तो जब हम कंट्रोल एस का कमांड देते हैं सेव करने के लिए, तो वो डाटा हमारा सीधे चला जाता है कहाँ, स्टोरेज डिवाइस में। हम यहाँ पे प्राइमरी में कार्य करते हैं और जब उसको स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम बनाया जाता है, स्टोर रूम में होता क्या है कि जो हमारी आवश्यकता से अधिक की चीजें होती हैं, गेहूं चावल या फिर और भी जो अपने घर की सामग्री कह लीजिए, जो अधिक मात्रा में होती है, उनको हम उस घर में स्टोर करके रखते हैं। या हमारे यहाँ अगर शादी विवाह वगैरह कुछ होता है तो एक रूम भंडारा के लिए निकाल दिया जाता है, कहते हैं कि ये भंडारा वाला रूम है, उसमें से जो चीजें हमें आवश्यक लगती हैं, जिसकी जरूरत होती है, हम उसमें से निकाल के लाते हैं। तो हम कंप्यूटर में डाटा इसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं, जो कि हार्ड डिस्क, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। तो ये अस्थायी मेमोरी होता है, एक क्वालिटी होती है इसकी। दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है कि ये रीड एंड राइट होता है। रैम मेमोरी जो होती है वो रीड एंड राइट होती है, मतलब कि हम इसमें लिखने और पढ़ने दोनों का कार्य कर सकते हैं। रैम मेमोरी में हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा आ जाए तो रैम में होता है, रोम में होता है, सॉरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि केवल पढ़ने योग्य, रीड ओनली, केवल पढ़ने योग्य मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये केवल पढ़ने योग्य होती है, मतलब आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये पाई कहाँ जाती है, हम जब भी किसी कंपनी का फोन स्विच ऑन करते हैं, आप अगर सैमसंग का फोन किसी बच्चे के पास होगा, वो सैमसंग का फोन ऑन करता होगा तो सीधे सीधे लिख के आता है सैमसंग कंपनी का नाम, या फिर ओप्पो का, वीवो का, हम डेल एचपी का लैपटॉप किसी भी ब्रांड का अगर ऑन करते हैं तो हमें वही लिख के आता है। तो वो कंपनियां कहाँ करती हैं, उसमें जो डाटा होते हैं उसमें बायोस डाटा, उसको कहते हैं बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है कि जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो जब तक उसमें लिखता है सैमसंग या नोकिया आता है तो उसमें आते हैं, दो लोग हाथ मिलाते हैं, उसके बाद वो फोन चालू होता है। तो ये रोम क्या कहता है कि आप हमारे अंदर जो डाटा है उसको केवल चुपचाप पढ़ सकते हैं, भले ही आप 1.5 लाख का फोन खरीद के लाए हैं, लेकिन अगर उसको ऑन करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक कि उसकी सारे प्रोसेसिंग कंप्लीट होके डिस्प्ले नहीं आ जाता, आप उस पर कार्य कर ही नहीं सकते हैं। रोम वो मेमोरी होता है रीड ओनली मेमोरी। दूसरा चीज ये क्या होता है, ये स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मतलब ये तो केवल पढ़ने योग्य होती है, दूसरी ये स्थायी होती है, मतलब एक बार इसमें जो प्रोग्राम कर दिया गया, जैसे आपके पास अगर कोई फोन होगा नोकिया का जो आपके पापा यूज करते होंगे आज से 10 साल पहले, अगर वो ठीक कंडीशन में होगा, आज लाके उसको स्विच ऑन करिए तो वो उसी प्रकार से होगा जैसे कि आज से वो 10 साल पहले होता होगा। अब ये नहीं कि
वो हाथ मिलाना भूल जाएगा, डायरेक्ट नोकिया लिख के स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी कोई भी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एक बार जिस कंपनी निर्माता ने उसमें जो प्रोग्राम कर दिया वो उसमें हमेशा के लिए रहता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, वो प्रोडक्ट ही नहीं खत्म हो जाता। तो रोम मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होती है। एक बार फिर से आ जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा सा मेमोरी, रैम, प्राइमरी, सेकेंडरी, दो प्रकार की। इस प्राइमरी को दो भाग में, रैम, रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम की जो क्वालिटी है, ये स्थाई है, ये मेमोरी स्थाई होती है। दूसरा, इसमें लिखना प्लस पढ़ना, ये दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, जबकि रोम में केवल ये, तो ये अस्थायी होता है। इसकी क्वालिटी में ये स्थायी होती है, और दूसरा इसमें केवल पढ़ने का कार्य होता है। चाहे यूजर ने कितना भी महंगा प्रोडक्ट लिया है, कितना भी खर्चा किया है, लेकिन वो इस डाटा को केवल पढ़ने का अर्थ इसका है कि केवल चुपचाप देख सकता है। जब तक उसका बायो सेटअप नहीं हो जाता, डिस्प्ले आ नहीं जाता, तब तक हम उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को हम बता चुके एक बार कि ये हमारे सिस्टम में लगी हुई एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसे दूसरे नाम से हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के नाम से। स्टोरेज का अर्थ होता है भंडारण करना। ये मेमोरी कई रूप में मिलती है हमें। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा, फ्लॉपी डिस्क, SSD, स्टैटिक स्टेट ड्राइव। चौथा, CD DVD ड्राइव। दोस्तों, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो सारे डिवाइसें होती हैं, ये कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के पर्पज से लगाए जाते हैं। आज इन सभी स्टोरेज डिवाइस में सबसे जो ज्यादा प्रचलित है वो डिवाइस है आपका SSD। ये बहुत ही, यूं कहिए तो मतलब जैसे कि CD DVD होती थी, CD का आकार ये टाइप का होता था, इस टाइप का। इसमें हमारा डाटा बहुत जल्दी खराब हो जाता था। अगर आपको याद होगा, आज से कुछ सालों पहले हमारे घर में CD DVD वगैरह होते थे, तो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी सेम चीजें यही होती हैं। इसमें भी एक यही हार्ड डिस्क ही लगा होता है। हार्ड डिस्क लगभग ये
ये हमारे हार्ड डिस्क का कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक छोटी सी सीडी लगी होती है। इसी सीडी के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे सारे प्रोग्राम चलते हैं। इस पे लगे होते हैं एक ब्रेकर और एक स्ट्राइकर। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कहा जाता है बच्चों से कि आपको कंप्यूटर अचानक से बंद नहीं करना है। तो ये कहने के पीछे भी क्या होता है, एक रीजन होता है कि अगर आप मान लीजिए अचानक से बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति आके आपको अचानक से धक्का दे दे तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे। या फिर डिस्क ब्रेक तो दिया जाता है हर बाइक में, लेकिन ये तो नहीं है कि अब कहीं भी आपको बाइक रोकनी हो तो आप डिस्क ब्रेक का यूज करें। उसका कुछ नियम होता है कि नहीं, आपको एक्सीलरेटर डाउन करना है, क्लच लेना है, फिर उसके बाद ब्रेक लगाना है। जब गाड़ी स्लो है तो फिर उसके बाद डिस्क ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का भी कुछ नियम होता है, फंडामेंटल रूल होते हैं कि हम इसको जब शट डाउन करना हो तो स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, शट डाउन पे क्लिक करेंगे वगैरह। ये तो बहुत कॉमन बेसिक सी बातें हैं। तो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार होता है, वो सीडी जो जिस प्रकार की हमारी सीडी होती है। तो हम लोग देखते होंगे क्या कि पहले की सीडी वगैरह जो मिलते थे वो हम 2-4 बार 10 बार देखते थे तो उसके बाद वो घिस जाती थी। तो जहाँ पे कोई पिक्चर आ रहा है, कोई चित्र वगैरह आ रहा है तो या तो वहीं पे वो रुक जाता था, या तो हमें केवल आवाज सुनाई देती थी, आवाज आगे चली जाती थी, पिक्चर पीछे रह जाता था। ये सारी उसमें मिस्टेक होती थी, मतलब गलतियां होती थी उसमें। वो क्यों होती थी, वो इसी वजह से। मान लीजिए कि पहले क्या था कि इन्वर्टर का इतना प्रचलन भी नहीं था, हम लोग लाइट के भरोसे ही सीडी वगैरह देखते थे। हमने एक बार लगा कि 1 घंटा देखा, अचानक से लाइट, आधा घंटा देखे लाइट चली गई। 3 घंटे की मूवी होती थी, सबको पता है। हमने आधा घंटा देखा, लाइट चली गई, फिर लगा के देखें, फिर आधा घंटा देखे, फिर लाइट चली गई। अच्छा, उसका एक रूल ये भी होता था कि सीडी में कि हमें फिर से वो स्टार्ट हो जाता था, भगाना पड़ता था। तो कुछ समय तो भगाने में चला जाता था, उसको फॉरवर्ड करने में। फिर देखें आधा घंटा, फिर लाइट चली गई, ये तकलीफ होती थी। तो जहां पे अचानक से वो लाइट जाती थी वहां का प्रोग्राम क्या होता था, वो घिस जाता था। और उसी प्रोग्राम के घिसने की वजह से ये हमारा हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर को शट डाउन उसके नियम के अनुसार करना चाहिए। लेकिन एसएसडी में ये समस्या नहीं होती है क्योंकि इसमें सॉलिड होता है। एसएसडी एक ऐसी मेमोरी होती है कि जो कि खराब होने वाली ही नहीं होती है। इस पे अगर आप चढ़ के उसको कुचल भी दीजिए तो भी वो खराब नहीं होने वाली होती है। और हार्ड डिस्क क्या होती है, ये मेटल की बनी, धातु की बनी हुई एक स्टोरेज डिवाइस होती है। उसके पहले यूज होता था फ्लॉपी डिस्क। ये आकार में तो काफी बड़ा होता था, लेकिन इसके पास जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती थी वो बहुत ही कम होती थी। मतलब अगर ये एमबी में होता था। इसके बाद हमारे पास आया एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, हमारे पास आता है पेन ड्राइव, जिसे थंबनेल भी कहा जाता है। थंबनेल इसलिए कहा जाता है वो हमारे अंगूठे की तरह दिखता है। अच्छा, ये पेन ड्राइव की खासियत यही होती है कि हम चाहे 32 GB का लें, चाहे 64 GB का लें, चाहे 8 GB का लें, वो साइज में इतना ही एक ही आकार के होते हैं। ये नहीं कि अगर हम 64 GB की लेते हैं तो हमें बहुत बड़ी पेन ड्राइव मिल जाएगी, 4 GB की लेते हैं तो छोटी मिलेगी। एक और बात इसमें भी होती है, अगर हम पेन ड्राइव अगर लेते थे 32 GB का तो हमें 32 GB नहीं मिलता है, हमें मिलता है 29 GB। अगर कोई बच्चा अगर 464 या 628 का फोन यूज करता होगा तो उसको फोन में 64 GB, एकदम नया ब्रांड न्यू फोन लिए हैं, अभी बॉक्स से ओपन किए हैं, लेकिन ओपन करते ही आपको क्या होगा, जब स्टोरेज डिवाइस खोल के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर 64 है तो आपको वो 64 मिल ही जाएगा, उसमें आपको 58 मिल सकता है, 59 मिल सकता है। वैसे ही हम जब मेमोरी कार्ड का जमाना था, चिप जो लगाते थे हम, तो वो अगर हम 2 GB का चिप लगाते थे तो उस 2 GB के चिप में हमें केवल 1.8 GB ही मिलता था, 1.7 GB ही मिलता था। ये बात भी पता है सबको। तो बाकी का हम पैसा तो दिए हैं 2 GB का, तो बाकी का जो
200-300 MB है वो कहाँ चला जाता है? बाकी का जो 200-300 MB बचा, हम तो 2 GB का पैसा दिए हैं, तो बाकी का जो 200-300 MB चला जाता है उसी में हमारे भरे होते हैं ड्राइवर। इसमें भरे होते हैं ड्राइवर मतलब चालक, जो क्या करते हैं, हमारे डाटा को सिस्टम से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से सिस्टम में, या अगर आप किसी दोस्त के घर गए, उसके घर कोई आपने मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, उसके सिस्टम में है, आपने क्या किया, वहाँ से उसको ले लिया अपने पेन ड्राइव में, अपने पेन ड्राइव में लेके फिर अपने घर में लगाएं। तो देख सकते हैं, उदाहरण में चले जाएं, बहुत आसान सी भाषा में, अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोग 4 लोग हैं, और अगर आप चारों लोग को कहीं जाना है, अचानक से प्लान बना, गाड़ी वाड़ी तो आप में से किसी को नहीं चलाना आता, हो सकता है आता हो, लेकिन मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि नहीं आता है, और 4 लोगों को कहीं जाना है घूमने के लिए, प्लान बना। अब आप लोग कितने सीट की कार बुक करेंगे? जाना 4 ही लोग को है, कितने सीट की कार बुक करेंगे? अगर आप लोग 4 ही सोच रहे हैं तब तो गड़बड़ है, क्योंकि जब कार बुक करेंगे तो वो कार अपने से तो चल के आएगी नहीं, आपको 5 सीट की कार बुक करनी होगी। एक तो ड्राइवर बैठ के आएगा उस पर, और आप वहीं पे बैठे रह जाएंगे। अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो आप केवल सोच के ही रह जाएंगे, आप यहाँ से वहाँ कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो मतलब ड्राइवर की जगह जिस प्रकार उस गाड़ी में फिक्स होती है, कोरोना काल में यही हुआ था कि भले ही दूल्हे के फूफा नहीं जाते थे, उसके जीजा नहीं जाते थे, लेकिन ड्राइवर जाता था, क्योंकि ड्राइवर ही कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लेके आने जाने का कार्य करता है। ठीक है, हम दूसरे में चलते हैं। फंडामेंटल के बाद जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रचालन तंत्र। अभी तो उससे परिचित हो गए हम कि कंप्यूटर क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। अक्सर हमारे गांव में जो बूढ़े होते हैं या जो उम्र दराज होते हैं, तो यही पूछते हैं कि बच्चा अगर कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं तो बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, और बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं। ये बातें ये क्वेश्चन में आता है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में प्रचालन तंत्र होता है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ओएस। क्या कहते हैं? ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर को कार्य करने के लिए तैयार करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी कार ले ली, लेकिन अगर रोड ही उस तरीके का नहीं है जिस पे आप उस गाड़ी को चला सके, आप सोचेंगे कि आप इस जिले में एक फरारी लेके आ जाएं तो वो चल पाएगी आज यहाँ के रोड पे, क्योंकि उसका क्या है, सिस्टम ही उस ढंग से नहीं है कि हम वैसी कारों को यहाँ पे चला सकें। या यूँ कहिए कि जब ट्रेन आती है तो पहले ट्रेन नहीं आ जाती, उसके पहले क्या किया जाता है, उनकी पटरियों को लाया गया होगा, बाद में ट्रेन आई होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम को बनाते हैं, फिर हम उस पर क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, फिर एप्लीकेशन को। तो ये हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जब सिलेबस चलेगा आगे थोड़ा डिटेल में इसमें हम लोग जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक जो हम लोग नॉर्मल फोन चलाते हैं ना, अगर फोन में, तो वो एंड्रॉयड चलता है, और अगर बहुत अच्छे क्वालिटी में जाते हैं तो आईफोन वगैरह में iOS चलता है। एंड्रॉयड क्या है, एक सस्ता वाला एक
सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये महंगा वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को या हमारे फोन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अर्थ समझ लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि ये हमारे कंप्यूटर की आत्मा होती है। जिस प्रकार से अगर हमारे बॉडी से हमारी आत्मा निकल जाए तो हम जीरो हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे, बनारस लेके जाने की बारी आ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हमारे कंप्यूटर से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए या निकाल दिया जाए तो इसे भी हमें किसी मैकेनिक के पास भेजने की आवश्यकता होगी। लेकिन बस फ़र्क यही है कि ये मशीन है, इसको रिपेयर करा सकते हैं, हम अपने आप को रिपेयर नहीं करा सकते। तो ये एंड्रॉयड, कोई भी फ़ोन आप लोग ऑन करिए तो लिखता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड, लिखता है। आईफोन ऑन करेंगे तो लिखता है वो iOS वाला आता है। तो ये अमूमन हम लोग देखते हैं ज़्यादातर करके यही यूज होता है, एंड्रॉयड वाला। क्यों? सस्ता होता है और सस्ता होने के साथ ही इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी कह लीजिए ये होती है कि ये आसानी से हैक किया जा सकता है। एंड्रॉयड, जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हम लोग सेफ हैं तो इस भ्रम में मत रहिएगा। एंड्रॉयड को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है और इसका एग्जाम्पल कहिए तो सबसे सामान्य सा है। अमूमन आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। अमूमन देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का अकाउंट हैक कर लिया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं, रिश्तेदारों का ही मैसेज आता है कि हमें दे दीजिए, कल दे देंगे, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, वहीं पे होता है। और अगर आप किसी सेलिब्रिटी वगैरह को, क्रिकेटर को या उन लोगों को देखिए जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आईफोन इसलिए यूज करते हैं कि ये 1.5 लाख का आता है। 1.5 लाख का तो सैमसंग भी आता है, वो चाहते तो इससे अच्छी क्वालिटी होती है, चाहे तो ले ले, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा आता है, बहुत तगड़ा होता है। मतलब इसको हैक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अगर जो व्यक्ति आईफोन का यूज करता है, अगर वो अचानक कहीं है, एक्सीडेंट कर गया या कुछ भी हो गया, उसका फ़ोन गुम हो गया, तो अगर उसमें से कोई डाटा निकालना चाहे तो डाटा नहीं निकल सकता, पूरा फ़ोन हमारा फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हमारे डाटा को रख के हमारे पासवर्ड को तोड़ा जा सकता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार फ़ोन में ये दोनों हैं, उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम आते हैं तो हमें मिलता है विंडोज 7। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमें इसके कई वर्जन हैं। 2003 से लेके देखिए तो 3 है, 7 है, 10 है, आगे जो चल रहे हैं। तो अभी नॉर्मल से इसका परिचित इससे होते हुए यहाँ पे चलते हैं। दूसरे चैप्टर में हम लोग ये इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब कंप्यूटर को जो चलाने की प्रक्रिया है वो क्या है, और इसका जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसी में हम आपको वर्डपैड, नोटपैड वगैरह वो इसी में आता है। तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको एमएस ऑफिस भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सिलेबस में आपके पास सारे हों, लेकिन जो बेसिक है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
ये तो इसके पुराने नाम है। नए नाम में आ जाए तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही नया नाम बदल दिया गया है, और वो कर दिया गया है आपका, इसका पूरा नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम हो गया है लिब्रे ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे ये इसका ओल्ड नेम है और ये इसका न्यू नेम है, लिब्रे ऑफिस। नाम बदलने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि जब कोई कंपनी बदलती है तो उसका, किसी कंपनी का ऑनर बदलता है तो सोचता है अब अपने ढंग से काम करे। तो जब बिल गेट्स और एलन पॉल ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्टिंग की थी, बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट का नाम ही पूरा बदल दिया गया, लिब्रे ऑफिस कर दिया गया, तो इसके अंतर्गत जो आने वाले सॉफ्टवेयर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, इसके कई लड़के हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई लड़के हैं। ये पूरा सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है। पैकेज का मतलब यूं समझिए कि अगर आप किसी होटल वगैरह में गए, उसने बोला कि सर हमारे यहाँ तो 5,000 का पैकेज है जिसमें आपको 4 बार चाय मिलेगा, 4 बार कॉफ़ी मिलेगी, चिकन मिलेगा, स्विमिंग पूल है नहाने के लिए, खेलने के लिए, ये फलाना ढिकाना जो कुछ भी होता है। अब अगर भले ही आप जाके चुपचाप सो जाते हैं, किसी भी सुविधा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने वो पैकेज लिया है तो आपसे पैसा उतना ही चार्ज किया जाएगा, चाहे आप एक का यूज करिए चाहे सभी का यूज करिए। तो अगर हमें अपने सिस्टम में या वर्ड की आवश्यकता होती है या एक्सेल की आवश्यकता होती है, तो हमें उसके लिए पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब पूरा लिब्रे ऑफिस हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया नाम चेंज करके रखा गया लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर ये क्यों रखा गया? ये इसमें देखिए तो दोनों एक समानता है, दोनों में क्या है, इसमें रखा गया था वर्ड और इसमें लिखा गया है राइटर रखा गया है। हम क्या करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हम शब्द को लिखते थे, मतलब कि डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस होता है, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना और किसी को लेटर लिखना इत्यादि, जो ये सारी जो चीजें होती हैं हम ये इसमें करते थे। तो पहले वाले ने इस बेस पे रखा था कि हम इसमें शब्द लिखते हैं, उसने बोला था कि हम इसमें शब्द लिखना होता है, इसलिए उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रख दिया था। इसने पकड़ लिया कि नहीं हम इसमें लिखने का काम करते हैं, तो इसने क्या किया, इसलिए राइटर रख दिया। ठीक है। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में हम क्या करते हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और ऐसे सैकड़ों फंक्शन होते हैं। एक्सेल एक प्रकार का आपका समंदर होता है जिसमें कि हजारों फार्मूला होते हैं, हजारों फंक्शन होते हैं, जिनमें जाकर हम अपना कार्य जो कई व्यक्ति मिलके कई महीनों में करते हैं, वो एक व्यक्ति किसी फार्मूला के माध्यम से मिनटों में हल कर सकता है। एक्सेल एक ऐसी बड़ी चीज होती है। तो फिलहाल इसमें एक्सेल का भी नया नाम चेंज रखा गया और इसको कर दिया गया लिब्रे ऑफिस। इसने बोला कि हम इसमें क्या करते हैं, तो एम्प्लॉइयों ने बोला कि सर हम इसमें कैलकुलेशन ही तो करते हैं, तो बोला कि ठीक है तो इसका नाम कैल्क रख देते हैं। तो इसने क्या किया, इसका नाम कैल्क रख दिया, कैल्क। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसको प्रेजेंटेशन भी कहा जाता था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दोस्तों अभी आप जो लोग देख रहे हैं, जो ये आपकी क्लास चल रही है, इस पे जो क्वेश्चन पेपर वगैरह सर बनाते होंगे, मैम बनाती होंगी, तो वो पीपीटी पे ही बनाते हैं, जिसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण, मतलब कि हम डाटा को किस प्रकार बना के बच्चों के सामने या किसी के सामने, अपने मीटिंग में, बॉस के सामने, किसी के सामने कितने अच्छे ढंग से हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। और हम जितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, बच्चे हमारे साथ उतने अच्छे से जुड़ते हैं, जो बॉस होता है वो हमसे अच्छी तरह से प्रभावित होता है।
उसने बोला कि यार हम इसमें जो बनाते हैं उस डाटा के माध्यम से किसी को प्रभावित ही तो कर सकते हैं, मतलब कि हम प्रभावित करने के लिए बनाते हैं। तो उसने क्या किया, इस प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नाम उसने चेंज किया और कर दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, मतलब हम प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये हमारा DBMS होता है, ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्योंकि एक्सेल में, एक्सेल की तरह ये भी खुलता है, लेकिन काम ये एक्सेल की तरह करता है, लेकिन अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे कई सारी लिस्ट खुल जाती हैं, उसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसमें आप जो भी आपका फॉर्म है, जो आपका संस्था है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से आप डाटा को बना के हम इसमें और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन सब को हम जोड़ के रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से, क्योंकि हम डाटा इसमें बनाते हैं लेकिन हम उसको दिखाते किस में है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ही सहायता से दिखाते हैं। और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एक्सेल और वर्ड। ये दोनों सॉफ्टवेयर हमें जरूर आने चाहिए। अब ये सिलेबस में आपके है या नहीं है, ये क्लियर थोड़ा सा कल किया जाएगा। इसके बाद जो हम चैप्टर देखते हैं वो देखते हैं इंटरनेट का। कि दोस्तों आज का जो जमाना है वो किसका है, इंटरनेट का है। लाख आपके पास सिस्टम है, बहुत महंगे महंगे सिस्टम हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो सारे क्या हैं, सारे व्यर्थ हैं। इसीलिए इंटरनेट को दूसरी भाषा में, हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतरजाल कहा जाता है। ये बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है। इंटरनेट पर जब कोई यूजर जाता है तो वो चाहता ही नहीं है कि हम इसको आसानी से छोड़ दें, वो चाहता है कि हम इसको अभी अपने पास रोक के रखें। जितना आपको वो अपने पास रोकेगा उतना आप डाटा खर्च करेंगे, उतना उसको प्रॉफिट होता है। तो ये हम सर्च इंजन के द्वारा जो खोजते हैं, इंटरनेट पर जाकर अगर आप सर्च करते हैं शूज, ये क्या करेगा, आपको ऐसे ही जूते की इमेज दिखाएगा, बोलेगा ये लीजिए सर, अच्छे अच्छे जूते दिखाएगा आपको। अगर आप जाके शूज की जगह पे डायरेक्ट जूता ही लिख देते हैं तो भी वो क्या करेगा, आपको वही शूज की इमेज दिखाएगा, बोलेगा लीजिए यही तो दिखा रहे थे, तो वही शूज दिखाएगा। चाहे आप ट्री लिखिए, पेड़ ही दिखाएगा, पेड़ लिखिए, पेड़ ही दिखाएगा। मतलब जैसे एक समंदर में हम कोई जाल फेंके तो जाल में क्या होगा, कभी 500 मछलियां फंसेंगी, कभी 400, कभी 300। मतलब जाल खाली तो आने वाला नहीं होता है, उसमें कचरा ही फंस जाएगा, बोतल ही फंस जाएगी, कुछ ना कुछ तो फंसता ही है। ठीक उसी प्रकार हमारा इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट तो हम लोग जानते हैं कि केवल ये डाटा होता है, यहाँ से हम डाटा ऑन करते हैं और हमारा सिस्टम चलने लगता है, लेकिन इतना ही प्रोसेस नहीं होता है। तो इंटरनेट को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरना होता है, इंटरनेट कहाँ से हमें व्यापक रूप से मिलता है, ये सारा कुछ देखने के लिए हम इंटरनेट को पढ़ते हैं। ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल के लिए दी जाएगी आपको। ये आपका सिलेबस था और जो कुछ भी आगे होगा इसमें हम लोग तो कल के लिए डिस्कशन करेंगे आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।